आज मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू के 10th एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दे रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यंग वू सबवे में ट्रैवल कर रही थी। तभी वहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उसके पीछे पुलिस वाले उसे हथकड़ी लगाकर ले जाने लगते हैं। तो आदमी पूछता है कि जब वारंट नहीं है तो मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस वाले उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि लगता है इसने बहुत पुलिस शोज देख लिया है। ये सुन के यंग वू कहने लगती है कि अगर अरेस्ट वारंट नहीं है तो ये इलीगल अरेस्ट है। पुलिस वाला कहता है कि ये इमरजेंसी अरेस्ट है, इसके लिए वारंट नहीं चाहिए होता। तो यंग वू कहती है कि इमरजेंसी अरेस्ट में भी सस्पेक्ट को उसके क्राइम के बारे में इन्फॉर्म करना होता है और उसके राइट्स बताने होते हैं। अब तो वो आदमी और भी ज्यादा चिल्ला कर कहने लगता है कि देख लो सब लोग, मुझे कैसे अरेस्ट किया जा रहा है, ये इलीगल अरेस्ट है, वीडियो बना लो और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देना। पुलिस वाला यंग वू से कहता है कि तुम बीच में क्यों बोल रही हो, अटर्नी हो क्या? तो वो कहती है कि हाँ, मैं हानबादा लॉ फर्म की अटर्नी हूँ। फिर पुलिस वाला हथकड़ी खोलकर उसे उसके राइट्स बताने लगते हैं और फिर अरेस्ट करते हैं। उस आदमी का नाम यांग जेओंग था। जब पुलिस वाला उसके क्राइम को बताता है तो यंग वू और वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस पे एक डिसेबल्ड लड़की को सेक्सुअली हरास करने का चार्ज था। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंग वू और चोइसो यांग जेओंग से मिलते हैं। वो यंग वू को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स के सामने बहुत जिद करके यंग वू को केस दिलवाया था। चोइसो उसे बताती है कि ऐसे तो सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 4 से 5 साल सजा होती है, पर इस केस में डिसेबल्ड लड़की इन्वॉल्व है तो लाइफ सेंटेंस या मिनिमम 7 साल की सजा हो सकती है। तो यांग जेओंग कहता है कि उसने विक्टिम शिन हे से असॉल्ट नहीं किया, बल्कि वो और शिन हे तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। चोइसू फिर कहती है कि प्रोसिक्यूशन को लगता है कि यांग जेओंग ने शिन हे के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का फायदा उठाया है। यांग जेओंग बार बार बोलता रहता है कि उसने कोई फायदा नहीं उठाया, सिर्फ इसलिए कि शिन हे डिसेबल है। लोग ये मानने को रेडी ही नहीं है कि वो उससे प्यार कर सकता है। इधर जंग म्योंग को केस की जानकारी मिलने के बाद वो कहता है कि उन्हें इतना प्रॉब्लमेटिक केस नहीं लेना चाहिए। यूजुअली सेक्सुअल असॉल्ट के केस में विक्टिम का स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पर इस केस में विक्टिम थोड़ी मेंटली डिसेबल है तो उसके स्टेटमेंट पे उतना डिपेंड नहीं कर सकते, तो ऐसे में केस ना लेना सही होगा। पर यंग वू कहती है कि वो यांग जेओंग को डिफेंड करना चाहती है, क्योंकि वो मानना चाहती है कि यांग जेओंग और शिन हे सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। जंग म्योंग यंग वू को केस लेना अलाउ कर देता है और साथ में चोइसो को भी उसके साथ काम करने को कहता है, क्योंकि यंग वू केस में थोड़ा इमोशनली इन्वॉल्व थी। यंग वू जब डोंग को बताती है कि जुनहो ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए ये बताया है कि वो उसको पसंद करता है, तो डोंग उसके लिए बहुत खुश होती है। फिर यंग वू कहती है कि उस समय वो बहुत घबरा गई थी ये सुन के और वहाँ से भाग गई थी। डोंग उसको समझाती है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो अब तुम लोगों को डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए। फिर हम कोर्ट रूम का सीन देखते हैं, जहाँ विक्टिम शिन हे अपनी मॉम के साथ थी। उसके साथ उसके डिसेबिलिटी ग्रुप के बहुत सारे वॉलंटियर्स भी थे। यंग वू ओपनिंग स्टेटमेंट देते हुए कहती है कि यांग जेओंग ने असॉल्ट नहीं किया, वो और शिन हे लविंग कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप में थे। यंग वू दोनों की ऑनलाइन चैट दिखाती है। दोनों बहुत से एब्रिविएशंस यूज करते थे, जिससे यंग वू बहुत फनी अंदाज में एक्सप्लेन करती है। यंग वू का कहना था कि ये चैट्स 13 मार्च के हैं, जबकि प्रोसिक्यूशन का क्लेम है कि सेक्सुअल असॉल्ट 12 मार्च को हुआ। अगर विक्टिम के साथ कुछ हुआ होता तो वो अगले दिन यांग जेओंग को प्यारे प्यारे टेक्स्ट क्यों भेजती? यंग वू ये सब कह रही थी, तभी शिन हे की मॉम खड़ी होकर चिल्लाने लगती है, ये चैट्स का कोई मतलब नहीं है। यांग जेओंग ने मेरी बेटी को फंसा के उसका फायदा उठाया है। वो यंग वू को भी डांटती है कि तुम कैसी अटर्नी हो जो सिचुएशन समझ नहीं पा रही। उनकी बातें सुन के यंग वू थोड़ा नर्वस हो जाती है। इधर क्योन अपने रिपोर्टर दोस्त से मिलता है, जो उससे यंग वू के बारे में पूछता है। क्योन बताता है कि यंग वू को नेपोटिज्म की वजह से हानबादा में जॉब मिली है, पर रिपोर्टर को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता है कि उसे पता चला है कि यंग वू तेसन की तेसुमी की बेटी है। ये सुन के क्योन बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाता है।
फिर इधर जुन्हो जब ऑफिस से निकलता है तो यंगवू उसका वेट कर रही थी। वो पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? जुन्हो हाँ कहता है तो यंगवू कहती है कि हमें ऑफिशियल कपल बनने से पहले एक दूसरे को थोड़ा अच्छे से जान लेना चाहिए, और उसे एक फाइल देती है जिसपे उसने रिसर्च करके एक्टिविटीज का लिस्ट बनाया हुआ था डेट पे करने के लिए। जुन्हो फाइल देखकर हंसता हुआ कहता है कि इसमें घर ड्रॉप करने वाला पॉइंट भी ऐड करना चाहिए, तो यंगवू मान जाती है। चलते हुए जुन्हो फिर हाथ पकड़ने का कहता है। यंगवू के लिए ये बहुत मुश्किल काम था तो वो टाइमर लगाकर हाथ पकड़ती है, पर वो उतनी देर पकड़ ही नहीं पाती। अगला सीन कोर्ट रूम का दिखाया जाता है, जहां प्रोसिक्यूशन के अटर्नी शिन्ये के साइकियाट्रिस्ट से क्वेश्चंस पूछती है। साइकियाट्रिस्ट कहती है कि शिन्ये का दिमाग एक 13 साल के बच्चे का है। शिन्ये ने अपने दिए स्टेटमेंट में कहा था कि उसने फिजिकल रिलेशनशिप को मना इसलिए नहीं किया क्योंकि वो यांग जियोंग को दुखी नहीं करना चाहती थी। साइकियाट्रिस्ट कहती है कि रिलेशनशिप खत्म होने के डर से शिन्ये रिफ्यूज नहीं कर पाई थी। चोइसू क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान साइकियाट्रिस्ट को चैट्स दिखाकर पूछती है कि अगर विक्टिम का असॉल्ट हुआ था तो अगले दिन उसने यांग जियोंग को आई लव यू और आई मिस यू टेक्स्ट क्यों किया। साइकियाट्रिस्ट कहती है कि शिन्ये में इतना समझ है ही नहीं कि वो जेन्युइन रिलेशनशिप और गलत रिलेशनशिप में डिफरेंशिएट कर पाए। शिन्ये अपनी डिसेबिलिटी की वजह से फ्रॉड या धोखा समझ नहीं पाती, इसलिए खुद के लिए सही डिसीजन लेकर खुद को बचा नहीं सकती। ट्रायल खत्म होने के बाद शिन्ये यंगवू से कहती है कि उसे कुछ बात करनी है, तो वो उससे बीए में आके मिले। उसने शॉर्ट फॉर्म यूज किया था तो यंगवू को समझ नहीं आता कि मिलना कहाँ है। तभी चोइसू आकर यंगवू से कहती है कि प्रोसिक्यूटर से उसे पता चला है कि यांग जियोंग ने पिछले साल भी ऐसा कुछ किया था। उस समय भी उस पे एक डिसेबल्ड लड़की पे सेक्सुअल असॉल्ट करने का चार्ज लगा था, पर पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया गया था। ये सुनकर यंगवू गुस्से में चोइसू के साथ यांग जियोंग से मिलने जाती है। यंगवू कहती है कि उसने उनसे झूठ बोला, वो बस लोगों के साथ फ्रॉड करता है और शिन्ये से भी कोई प्यार व्यार नहीं करता और इसलिए अब वो उसके केस पे काम नहीं करेगी। यांग जियोंग मना करता रहता है और कहता है कि वो सच में शिन्ये से प्यार करता है, पर चोइसू और यंगवू उसकी बात नहीं मानते। अगले सीन में हम देखते हैं कि यंगवू जुन्हो के साथ वॉक कर रही थी, तभी उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। जुन्हो यंगवू को इंट्रोड्यूस करके बताता है कि वो लोग डेट पे हैं, तो ये सुनकर उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। यंगवू उनमें से एक लड़की के हाथ में कॉफी कप देखती है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो शिन्ये और यांग जियोंग के यूज किए हुए सारे एब्रिविएशंस याद करने लगती है और उसे समझ आता है कि शिन्ये ने उसे बीए यानी बरिस्टा एकेडमी पे बुलाया है। वो भागती हुई जाती है और जुन्हो उसके पीछे जाता है। यंगवू शिन्ये से मिलती है, जो उसे बताती है कि वो यांग जियोंग से प्यार करती है। उसने जो कुछ अपने स्टेटमेंट में पुलिस को दिया था वो अपनी मॉम के कहने पे दिया था, क्योंकि उन्हें लड़कों से नफरत है और वो शिन्ये को लड़कों से दूर रखना चाहती थी। वो रिक्वेस्ट करती है कि यांग जियोंग को जेल जाने से बचा ले। यंगवू पूछती है कि उसने जो कुछ भी अभी कहा क्या वो कोर्ट में सबके सामने कह पाएगी। शिन्ये अपनी मॉम के डर से थोड़ी सोच में पड़ जाती है, पर फिर मान जाती है। अगले दिन कोर्ट में यंगवू शिन्ये से क्वेश्चंस पूछने की परमिशन लेती है। क्वेश्चनिंग के पहले यांग जियोंग को बाहर भेज दिया जाता है ताकि विक्टिम बिना डरे अपनी बात कह पाए। क्वेश्चनिंग के दौरान शिन्ये ये एक्सेप्ट करती है कि वो यांग जियोंग से प्यार करती है और अपनी मर्जी से उसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था और वो चाहती थी कि यांग जियोंग को जेल ना जाना पड़े। अपोजिशन की लॉयर फिर शिन्ये से पूछती है कि क्या वो सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल असॉल्ट के बीच का डिफरेंस बता सकती है। शिन्ये आंसर नहीं कर पा रही थी और नर्वसनेस में अपना हाथ रब करने लगती है। लॉयर फिर शिन्ये के हाथ का एक फोटो कोर्ट में दिखाकर कहती है कि 12 मार्च को यांग जियोंग से मिलने के बाद शिन्ये जब घर आई तो उसने अपने हाथ को इतना स्क्रैच किया कि ये हालत हो गई और उसकी मॉम को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और ऐसा उसने सेक्सुअल असॉल्ट हो जाने के स्ट्रेस की वजह से किया। जंगम्योंग ऑब्जेक्ट करके कहता है कि हाथ को स्क्रैच करना बस एक हैबिट है और अपोजिशन लॉयर अपने आंसर्स शिन्ये पे फोर्स कर रही है। इतने क्वेश्चन से शिन्ये बहुत घबरा जाती है और रोने लग जाती है और भाग के अपनी मॉम के पास चली जाती है। शिन्ये की ऐसी हालत देखकर उस दिन का ट्रायल वहीं खत्म कर दिया जाता है। कोर्ट के बाहर शिन्ये की मॉम आकर यंगवू पे चिल्लाने लग जाती है, ये बोलकर कि तुम्हें ऑटिज्म है तो क्या तुम सारे डिसेबल लोगों की फीलिंग्स जानती हो। चोइसू आकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है तो वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुन्हो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था तो उसका एक दोस्त कहने लगता है कि तुम ऐसी लड़की को क्यों डेट कर रहे हो। माना कि वो एक अटर्नी है बट फिर भी जुन्हो को अच्छा नहीं लगता ये सब सुन के, तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसके दोस्त उसको रोक लेते हैं और फिर से उसका दोस्त कहने लगता है कि ये प्यार नहीं है, तुम उसकी हेल्प करना चाहते थे, इसलिए आउट ऑफ सिंपैथी तुम उसके साथ हो। ये सुन के जुन्हो से अब रहा नहीं जाता और वो गुस्से में अपने दोस्त को मारने लग जाता है। के बाकी दोस्त किसी तरह उसे रोकते हैं। अगले सीन में क्योन एक आदमी के साथ डिनर पे था। ये आदमी भी एक अटर्नी था और तेसन की सीईओ तेसुमी के साथ सेम लॉ स्कूल से पढ़ाई किया हुआ था। क्योन उसे कहता है कि उसने ऐसा र्यूमर सुना है कि तेसुमी का दूसरा बच्चा भी है। ये सुन के वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि ये बस एक गॉसिप है और कुछ नहीं। फिर वो बताता है कि लॉ स्कूल में अचानक से तेसुमी अब्रॉड चली गई थी। ये अजीब तो था पर उसकी फैमिली बहुत रिच है तो ज्यादा लोग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसा कुछ र्यूमर बना देते हैं। क्योन पूछता है कि ऐसा कब हुआ था, किस साल तेसुमी अब्रॉड चली गई थी। तो वो आदमी कहता है कि अराउंड 1996 ऐसा हुआ था। क्योन तेसुमी का यंगू से बात करना याद करता है और मन ही मन यंगवू की एज कैलकुलेट करता है। फिर हम ट्रायल का देखते हैं। 7 में से 4 जूरी ने यांग जियोंग को नॉट गिल्टी माना था, पर फिर भी जज उसे 2 साल की सजा सुनाते हैं क्योंकि उनका मानना था कि एक लड़की जिसका दिमाग बच्चों जैसा है उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना सही नहीं था। जेल की बात सुनकर शिन्ये बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। ट्रायल खत्म होने के बाद भी यंगवू के दिमाग में अब भी वही केस चल रहा था और जब जुन्हो उसे अपने घर दिखाने ले जाता है तो वो कहती है कि डिसेबल्ड लोगों के लिए डेट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग कभी ये नहीं मानेंगे कि डिसेबल्ड लोग भी प्यार कर सकते हैं। जुन्हो कहता है कि भले ही लोग ना माने पर प्यार तो प्यार ही रहेगा। यंगवू कहती है कि मुझे प्यार करना आसान नहीं है, तो क्या ये जानकर भी तुम प्यार करोगे। तो जुन्हो कहता है कि हाँ। बात करते हुए दोनों एक दूसरे के एकदम पास आ जाते हैं। सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड जैसा होने ही लगता है कि यंगवू खुद से आगे बढ़ के जुन्हो को किस कर लेती है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि तेसुमी आकर यंगवू के डैड से मिलती है और कहती है कि वो यंगवू को लेकर बॉस्टन चले जाए। यंगवू वहाँ तेसन ज्वाइन कर सकती है। यंगवू के डैड के मना करने पे वो इल्जाम लगाती है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे अगेंस्ट प्लान बनाया है और इसलिए यंगवू ने हानबादा ज्वाइन किया ताकि वो मेरे अपोजिट खड़ी हो सके। वो उनका प्रॉमिस याद कराती है और कहती है कि तुम दोनों को मेरे से दूर रहना था पर तुम उसे अटर्नी बनाकर मेरे से रिवेंज लेना चाहते हो। तेसुमी ये भी कहती है कि अगर वो लोग बॉस्टन चले गए तो वो वहाँ यंगवू का अच्छे से इलाज करवाएगी। तेसुमी की बातें सुनकर यंगवू के डैड गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें सिर्फ इसलिए भगाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के लिए कंसिडर किया जा रहा है और तुम कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहती हो, और चिल्लाकर तेसुमी को वहाँ से निकल जाने को कहते हैं। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू for watching.